70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश कर। ये आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। कल मुझसे कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। चट्टा साहब ने क्योंकि 18 तारीख को या 10 तारीख को उनकी रिटायरमेंट थी, तो उससे पहले हीरो बनने की कोशिश की है। क्या आपका ज़मीर आज 10 दिन बाद ये जागने पे मजबूर हुआ है? आपने न्यूयॉर्क जाके देना है, आप न्यूयॉर्क जाके अपने सबूत दे दें। वॉशिंगटन जाके देना है, वॉशिंगटन जाके सबूत दे दें। सबूत तो दें यार। और मैं एक और भी बात कहना चाहती हूँ, ये जो कमिश्नर साहब है ना, इनको फौरी तौर पर ECL पे डाला जाए। इनको भागने की ना, जहां से मददें मांग रहे हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से, ही शुड बी पुट ऑन ECL इमीडिएटली। वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, धांधली के इल्ज़ामात हर इलेक्शन में लगते हैं, लेकिन आज कमिश्नर रावलपिंडी के जो एतराफ़ी बयान ने एक भौचाल जो है वो बर्पा कर दिया है और इसने इंतखाबात की साख बुरी तरह से जो है वो मुतासर की है। इलेक्शन की शफाफियत पर पहले ही बड़े सवालात थे, लेकिन कमिश्नर रावलपिंडी के जो ये होशरुबा इंकशाफात हैं, उन्होंने इंतखाबात की शफाफियत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने बयान में जो पिंडी डिवीज़न के हवाले से कौमी असेंबली की तमाम 13 सीटों को उन्होंने ये कहा है कि मैनेज करने का उन्होंने एतराफ़ किया है। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ ही साथ चीफ जस्टिस पर भी जो हैं वो इल्ज़ामात लगाए हैं। इस बयान के बाद पहले से डगमगाती सियासी निज़ाम को क्या मज़ीद ज़मीन बोस नहीं कर दिया? ये कुछ सवालात हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। राना एहसान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक। अज़हर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और साथ ही साथ शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। अज़हर सिद्दीक साहब, क्या कहेंगे आज के जो ये बयानात हैं, इन पर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो बातें मैंने कही थी, वो बातें देखे वक्त के साथ साथ सच साबित हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 तिहाई से जीतना था, इलेक्शन में धांधली होनी है, रिग्ड इलेक्शन है। अब ये प्री पोल रिगिंग से लेकर पोस्ट पोल रिगिंग तक सारा कुछ सामने आ गया है और फॉर्म 47 तब्दील पहले बना लिया गया, 45 बाद में तब्दीलियां की गई जो दिए गए। अब कोई डाउट नहीं रह गया। यानी मैं इसको गॉस्पेल ट्रुथ नहीं ले सकता इस बात को सामने रखते हुए। इससे पहले भी एक कमिश्नर आपको याद होगा और मुजीबुर रहमान शामी उस पर बिल्कुल बड़ी वजाहत के साथ रह गए। उन्होंने कहा कि मुझे खुद बताया है। यानी अब ये, और मैं इससे आगे बता देता हूँ, 6 ऑफिसर और हैं जो देखे ना, अब जमीर के सौदे हैं, आखिर कोई झूठ के तो बोल नहीं सकता ना इस सारी बात को सामने रखते हुए। और आप देखें बड़ी प्लानिंग के साथ, यानी हमने पहले दिन से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ RO का लेके गई कि आप इंतजामिया में से मत लें, आपने देखा कितनी तेजी के साथ हमारी सुप्रीम कोर्ट ने वो मैटर टेकअप किया और जो पिटीशन लेके गया था उमैर नियाज़ी, उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की बात की। आज नाम तो ले दिया उन्होंने, कमिश्नर रावलपिंडी ने तो अब नाम ले दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी नाम ले दिया और बाकी भी नाम ले दिया। तो आज समझ में आती है ना बात, जो हम बात कर रहे थे वो तो आपको डाउट रह नहीं गया। शर्मिला फारूकी साहिबा ने भी ज्वाइन कर लिया। शर्मिला साहिबा, आज के जो इल्ज़ामात हैं कमिश्नर रावलपिंडी के, आप इनको कैसे देखती हैं? क्योंकि ऑलरेडी धांधली की, रिगिंग की बहुत सी आवाज़ें जो हैं वो लग रही थी। अब एक उस इंसान ने ये आवाज़ लगाई है जो सिस्टम का करता धरता था। आप किस तरह देख रहे हैं? क्या ये आवाज़ें यहाँ तक महदूद रहेंगी या आपको लगता है आने वाले दिनों में इनमें और शिद्दत आएगी और आवाज़ें इसके साथ जुड़ जाएंगी? जी शुक्रिया मारिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि बज़ाहिर तो मैं यही कहूँगी कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन जब उनकी गुफ्तगू सुनी तो पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे लगाए हैं, दूसरा इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी बराह रास्त कहा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तो काम ही नहीं इलेक्शन करवाना, साफ और शफाफ करवाना या धांधली करवाना, तो ये बड़ी अजीब सी बात लगी। दूसरी चीज़ ये है कि डिप्टी कमिश्नर बराह रास्त ना रिटर्निंग ऑफिसर होता है ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जो मेरी समझ है। मैं यहाँ किसी की साइड नहीं ले रही, एज ए न्यूट्रल पर्सन, क्योंकि आपकी जो व्यूअर्स हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि हकायक क्या हैं। रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ये मजाज होते हैं
इलेक्शन रिजल्ट्स कंपाइल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स। डिप्टी कमिश्नर का तो बराह रास्त इलेक्शन के रिजल्ट से ताल्लुक ही नहीं। हाँ, कोऑर्डिनेशन ज़रूर हो सकती है कि जी चीज़ें सही हों, लॉ एंड ऑर्डर चीज़ें, तमाम चीज़ें इस तरीके से, लेकिन ही इज़ नॉट। हाँ, कोई आरओ उठ के ये कहता, रिटर्निंग ऑफिसर उठ के कहता कि जी मैंने धांधली करी है और मैंने ये किया है, तो वो एक बहुत बड़ा धचका लगता। लेकिन बाजार जब मैंने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मारिया, जब मैंने भी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हुई ना कमिश्नर साहब के, he is immediate boss, डॉक्टर मारिया साहब immediate boss। लेकिन मेरी बात सुने ना मारिया। जी शर्मिला, नहीं, मैं मेरी एक बात सुने। अच्छा, ये बीच में जो इंटरप्शन होगी तो मैं फिर गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगी। प्लीज हर कोई अपने वक्त के मुताबिक बात करे जिससे एड्रेस हो रहा है, प्लीज। अच्छा, अब देखें, अब अगर डिप्टी कमिश्नर है, अब वो कह रहे हैं कि पता नहीं कितनी 6 सीटें या 13 सीटें एनए की सीटें और बाकी पता नहीं कितनी पीएस की सीटें, इसका मतलब है कि 13 के 13 आरओज इसमें मुलव्विस हैं। यही बात हुई ना। आप कोई एक आरओ को इन्फ्लुएंस कर लेंगे, 2 को कर लेंगे, अगर आप कर सकते हैं। 13 के 13 आरओज को इन्फ्लुएंस करना, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस करना, इसका मतलब है इट्स अ होल गैंग, आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर बराह रास्त जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप उसको मुलव्वस कर रहे हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगेन मैं उनकी साइड नहीं ले रही, लेकिन ये तो वो हैं जिन्होंने इलेक्शन की तारीख दी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख ही जब दी, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि तारीख दो। और फिर आपको याद होगा कि वो जो इलेक्शन का शेड्यूल जारी करना था, तो 3 घंटे दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इलेक्शन का शेड्यूल जारी करें। वो तो इलेक्शन करवाने वालों में से हैं। हमारी तो ये ख्वाहिश इल्तिजा रही कि इलेक्शन कमीशन खुद तारीख दे देता बगैर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन में। शर्मिला साहब, अगर इजाजत दें, आप आज ये कह रही हैं कि 13 के 13 आरओज हुए और उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हुए, उनको कैसे जो है वो इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। बट क्योंकि देखिए ना, इलेक्शन रिजल्ट्स को कंपाइल करने में तो 2013 का इलेक्शन जो है उसको पूरे को आपकी पार्टी के जो को चेयरमैन है, उन्होंने आरओज का इलेक्शन जो है वो करार दिया था कि पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो था। और आरओज का इलेक्शन, मैं यही तो कह रही हूँ। हाँ जी मारिया, दैट इज नो दैट इज माय कंटेंशन ना, कि यहाँ जो डिप्टी कमिश्नर बात कर रहे हैं कि मैंने ये करी है धांधली, तो ये तो आरओज कर सकते हैं ना। डिप्टी कमिश्नर बराह रास्त नहीं कर सकता, वो मजाज ही नहीं, he doesn't have the election results। डॉक्टर साहब, आप मुझसे जवाब ले लीजिएगा, कुछ पता नहीं है। How many ROs can you put? Again, मैं यही तो कह रही हूँ कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसके ऊपर एक गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जैसे निगरां वज़ीर आला पंजाब ने ऑलरेडी आई थिंक अनाउंस कर दिया है और शायद कमेटी भी बन गई है। वज़ीर आला पंजाब ने बिल्कुल अनाउंस किया, लेकिन आई वाज रियली सरप्राइज्ड एट द निगरां इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कि वो किस किस्म के जो है वो इल्जामात लगा रहे हैं। ही इज नॉट सपोज्ड टू बी अ पार्टी टू दिस, ही सपोज्ड टू से कि मतलब बजाय इसके ये कहना कि जी मैं सख्ती से इसकी जो है वो तरदीद करता हूँ और ये आदमी साइकोटिक है, ये कहना तो समझ नहीं आती कि क्या है। आप एक मनसब पे फायज हैं, आप कहें जी इसकी हम गैर जानिबदार जो है वो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, जैसे वज़ीर आला ने कहा। अच्छा, राना साहब आपकी तरफ आती हूँ। राना साहब, क्या होना चाहिए? धांधली के शोर, अब जो आवाज़ें हैं, कल मेरे प्रोग्राम में आपकी पार्टी से सेनेटर अफनानुल्लाह साहब भी बैठे थे, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तो उंगलियां वो भी उठा रहे हैं, अब उंगलियां तो सभी उठा रहे हैं, होना क्या चाहिए? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है ना, यहाँ मीडिया के ऊपर जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कमिश्नर साहब ने की, जिस तरह के मैं समझता हूँ बड़े संगीन इल्जामात चीफ जस्टिस पे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे लगाए, इससे कोई नताइज हासिल नहीं होंगे। सब कुछ होना इलेक्शन ट्रिब्यूनल में है या अदालतों के अंदर होना है। अब लेकिन बात यह है कि ये जो शर्मिला साहिबा भी जो बात कर रही थी कि पूरी प्रोसेस में वोटर का घर से निकलना, वोट डालना, वोट की काउंटिंग होना, वोट का उसके बाद फॉर्म 45 से लेके ARO के पास रिजल्ट पहुंचना, आरओ के पास जाना, रिजल्ट का इशू होना, उस सारे मामले के अंदर जो है कहीं भी कमिश्नर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, ना डिप्टी कमिश्नर इन्वॉल्व होता है, ना सीपीओ होता है, ना आरपीओ होता है। और अगर वो इमीडिएट बॉस हो भी, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो कहेगा, अगर वो कहेगा कि जो है कव्वा सफेद है तो उसके नीचे जो मातहत लोग हैं वो कव्वे को सफेद कर देंगे, ऐसे नहीं होता। इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, जो सीपीओ है वो इंडिपेंडेंट ऑफिसर होता है, वो अपने मुताबिक चलता है, वो डिक्टेशन नहीं लेता कमिश्नर से। और कमिश्नर वैसे भी इतना वो डायरेक्टली जो ये मुलाजमीन होते हैं उनके ऊपर माजरत के साथ
ये शायद बड़े डेवलप्ड वर्ल्ड में होता होगा या मुल्कों में होता होगा। हमारे यहाँ जिस तरह इन्फ्लुएंस होते हैं ना, मैं आपको कैटेगोरिकली बात कर रही हूँ। लाहौर का एक हल्का बताऊंगी नहीं वहां से, क्योंकि ऑब्वियसली दैट लेडी इज गोइंग टू कम इनटू ट्रबल। बट आपकी पार्टी के बड़े एक सीनियर रहनुमा जो हैं वो बहुत बुरी तरह हार रहे थे। खातून का सिर्फ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी, अगेन इंतजामिया से थी, उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने हकाइक जो है उन्हीं पे रिजल्ट रखा। उसको रात के अंधेरे में पुलिस वाले उठा के ले गए और आपके उन जो भी आपकी पार्टी के वो लीडर थे जिनकी बात कर रही हूं, उनको जिता दिया गया। नहीं डॉक्टर साहिबा, जो आप बात कर रही हैं, अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, और ये इलेक्शन कमीशन को अगर कोई सबूत देता है इस चीज के ऊपर तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। उस खातून ने अपने बेटे को रात को सिर्फ मैसेज किया, अगर घर ना आई तो ये समझ लो पुलिस वाले ले गए हैं मुझे। वो आपका ख्याल है कि वो जाएगी सामने, वो कहेगी कि हाँ जी मैंने ये होते हुए देखा है, ताकि वो अपने लिए और एक जो है वो फांसी का फंडा जो है वो बना ले? बात नहीं, देखें बात ये है कि जो एविडेंस, अगर किसी के पास कोई एविडेंस धांधली की है और कहीं धांधली हुई है, उसको हम बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करते। वो एविडेंस इलेक्शन कमीशन में ही जानी है ना। अब वो मीडिया के ऊपर जो बात आप अभी न्यूज ब्रेक आप कर रही हैं कि ऐसे हुआ था, तो उनको चाहिए ये एविडेंस लेके जाएं, और अगर वो नहीं लेके जा सकते तो फिर उसका क्या फायदा। फिर बात ये कि हल कहाँ होना है, हल टॉक शो में नहीं होना, हल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होना, हल आप फॉरेन मीडिया को बुला के नहीं कर सकते, हल एंड में अदालतों पे होना है। तो वहां जाएं, वहां अपना केस लड़े। लेकिन बात यह कि ये कमिश्नर साहब जो रिटायर होने जा रहे थे, मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी जो है वो शमूलियत पीटीआई में अनाउंस कर दी है, और यही मुझे तो इस सारे मामले से ये लगता है कि जो ये मामला हो रहा है, और इनको साबित करना होगा कि चीफ जस्टिस जो है वो कैसे इन्वॉल्व है। That's an extremely valid question, I agree. बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अभी देख लेना कि निगरान जो वजीर इंफॉर्मेशन है, उन्होंने किस तरह जो है वो रिएक्ट किया। आप कह रहे हैं कि वो खातून सामने आए और वो आकर बताएं नौकरी अलग जाएगी, उसके बाद टॉर्चर अलग होगा, उसके बाद किरदार कुशी अलग होगी। अज़र सिद्दीक साहब जरा आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, प्लीज आ जाइए। मैं थोड़ा कड़वा, थोड़ा हाफ मीठा मीठा, अब पता नहीं है ना ब्यूरोक्रेसी में, शायद शर्मिला साहबा ने या राणा साहब को पता नहीं है, आज रोटी को चोची कहें, इन्हें शायद अंदाजा नहीं है। कमिश्नर पूरी डिवीजन का है, उन्होंने लफ्ज डिवीजन का इस्तेमाल किए हैं। डेप्टी कमिश्नर तो हायरार्की में नीचे आता है, और है क्या, तरीका है वारदात क्या है। कमिश्नर इज द ओवरऑल कस्टोडियन इस सारे निजाम का। अब इस सारे निजाम को जाके जिसने डायरेक्शन देनी, बट डायरेक्शन तो वो बंदा देने वाला, ब्यूरोक्रेसी का मास्टर तो वो है। इलेक्शन कमीशन कहां से उनका मास्टर आ गया? इलेक्शन कमिश्नर थोड़े अरसे के लिए है। कमिश्नर ने पूरे प्रोसेस के अंदर उनको नारा लगाना, आज आपको समझ आ गया होगा, आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद, कमिश्नर इस्लामाबाद, यानी अपना कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद को तब्दील करने का कहती रही। कौन कहती रही? इलेक्शन कमीशन। क्या हुआ था? गॉड के आपको पता होना चाहिए। अब आ जाए दूसरी बात की तरफ। वो आपको याद हो, एक जज होते थे अरशद अली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मरियम आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, याद नहीं, हम भूल गए हम सारा कुछ। यानी उस वो कहें तो सच और ये कहें तो झूठ, ये बात नहीं है। उस बंदे ने इतनी हिम्मत की है, उसने आगे बताया कि मेरा जमीर गवाह है, और जमीर जाग गया उसका। कि वो जमीर जागा नहीं है कि जिसको गिरफ्तार करके ले जाते थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। बिल्कुल ठीक, उनका जमीर जाग गया, बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि ये आगे चीजें कहाँ तक जाएंगी, क्योंकि इस तरह के इल्जामात, 35 पंक्चर हो गए, अफजल खान साहब हो गए, इस तरह के किरदार। मेरी गुजारिश सुन लीजिए अज़र सिद्दीक साहब, मैं ये नहीं कह रही, मैं बिल्कुल इसको सिर्फ ये इस नजरिए से देखना चाह रही हूँ कि हर इलेक्शन के बाद ना इस तरह के लोग उठना शुरू हो जाते हैं। इसका मंतकी कल्मिनेशन पॉइंट क्या होगा? क्या फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए? किस तरह इसको जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, ये बताइए जरा। देखिए, पहली बात तो है ना कि हमें इलेक्शन कमीशन पे एतबार पहले दिन से नहीं है। अब क्या है, अब आपने देखा कि हाई कोर्ट में मैटर आए तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हम देखेंगे। आरओ के पहले दिन से हमें पता था कि आरओ हमें अंदाजा है इस बात का, हमें पता है कि आरओ, पर हमें तो वो भी पता है कि आरओ ने, हमारे पास बहुत सी एविडेंस ऐसी मौजूद है, कोई बयान है, कोई गुफ्तगू करते हैं, अभी हम सामने नहीं ला रहे वो सारा कुछ। अब क्या होना चाहिए? वो इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब सवाल उठा दिए उन्होंने। अब उस देखे ना, और वो सवाल उठते हैं कि आरओ सुप्रीम कोर्ट के कहने पे आए थे, वरना हमारा तो चैलेंज कर, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती हमें आरओ ये दिए, हम तो जुडिशरी में से सिद्दीक साहब, अगर आरओज जो हैं वो जुडिशरी से भी आए थे 13 में, उन पे भी इल्जामात थे, तो ये तो नहीं है, ये तो हमारा एक पूरा प्रोसेस ही ना इस तरह कंट्रोवर्शियल चलता है। वो आज जुडिशरी से होते तब भी ये चीज हो रही होती।
नहीं, डॉक्टर साहब पर फर्क होना था, बहुत फर्क होना था। कैसे फर्क होना था, मैं अपना बताता हूँ। मैं PP35 में से चौधरी यूसुफ थे MPA के उम्मीदवार, उनको 8 इलेक्शन से 10 दिन पहले उठा लिया गया। एक पर्चा, दूसरा पर्चा, तीसरा पर्चा। आरओ जो कि कमजोर आदमी है, प्रेशर आया, उसको कहा, उसने इलेक्शन से रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट कोई नहीं, पुलिस की कस्टडी में है, हाईकोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं, उसको लिखा गया, आरओ भाग गया। आरओ को मेरा दफ्तर बंदे ढूंढते रहे, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन को अगर लगाएं तो ये जेहन में रख लीजिएगा, इतनी एविडेंस हमारे पास मौजूद है। ये 35 पंक्चर वाला खाली मामला नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए, 2 हल है इसके। जुडिशियल कमीशन एक बने, और जुडिशियल कमीशन अपना सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 5 जजेस, और 5 जजेस अपनी मर्जी के नहीं होने चाहिए। ये हम ख्याल बेंच और हम ख्याल, अब जब बातें है ना, ये ट्रस्ट नहीं है अब हम लोगों को, आप इस बातों को सामने रखते हुए इसमें एक जुडिशियल कमीशन अभी फॉर द टाइमिंग जो गवर्नमेंट है ना, अब जो कि सारी बेनिफिशियरी कौन है, निगरान हुकूमत साइड कर रही है नून लीग के साथ। तो नून लीग और निगरान हुकूमत ये एक पेज पे खड़े हैं। असल बेनिफिशियरी है वो चाहेगी कि हुकूमत ना बने और निगरान हुकूमतें बैठी रहे, उनके ये काम जो हो रहे हैं ये होते रहें। हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। मैंने वैसे अपने तौर पर तजवीज दी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कि पाकिस्तान मुस्लिम पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशन बनाए, तय करे कि कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, कोई इलेक्शन, कोई करप्शन पे, इन बातों पे खुद हुकूमत ना बनाए, वो हुकूमत में आए ताकि साफ शफाफ इसकी इंक्वायरी और इनके होते हुए छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वापस आऊंगी ब्रेक से तो शर्मिला साहिबा और राना साहब से भी पूछूंगी कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है, ये कैसे चीजें आगे चलनी चाहिए। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शर्मिला साहिबा की तरफ चलती हूँ। शर्मिला साहिबा, बहरहाल एक पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पे जो है वो सवालिया निशान तो जब से इलेक्शन हुए हैं तब से लग ही गया है। 8 फरवरी के बाद से ये आवाज़ें आ ही रही हैं। बट आज की डेवलपमेंट के बाद आप क्या समझती हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होनी चाहिए? क्या जो अज़हर साहब बात कर रहे हैं वो आपको सही लगती है कि जी एक 5 जजेस पर जो है वो मुश्तमिल जुडिशल कमीशन होनी चाहिए? गो कि इस मुल्क में बड़ी माजत के साथ आज तक किसी जुडिशल कमीशन ने उसका जो रिजल्ट आया है वो ये कभी नहीं हुआ कि हर किसी ने कबूल किया हो या नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रहा हो। हाउ डू यू सी दैट, यू नो, क्या इसका क्या रेमेडी क्या है, रिमीडियल मेजर्स क्या हैं इसके? देखिए हमारी आई फील क्योंकि इसमें बराह रास्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया गया, तो कोई का बात नहीं कि आप जुडिशल कमीशन भी बनाते हैं, चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस ले लें और बुला लें, उनको पूछ लें। देखिए हर चीज़ किसी के कह देने से नहीं होती है, हर चीज़ के पीछे शवाहिद होते हैं ना, और कानून तो शवाहिद ही मांगता है। तो आई एम श्योर अगर ये बात कर रहे हैं और इतनी बड़ी बात कर रहे हैं जिसमें बराह रास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन्वॉल्व कर रहे हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कर रहे हैं, तो कोई शवाहिद होंगे उनके पास, तो शवाहिद रखें। और मैं भी समझती हूँ कि कौम को हकायक मालूम होनी चाहिए। होता पता है यहाँ क्या है, यहाँ पर आजकल मीडिया इज़ सो पावरफुल कि आपने कोई भी बात को सनसनीखेज़ बनाना है, आप मीडिया के सामने चले जाएं, आप दोपहर से ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है और ज़ाहिरी बातें चलनी भी चाहिए, बात ही ऐसी है। लेकिन हकायक क्या होते हैं जब आप जाते हैं एक्चुअली उस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए? और ये सिर्फ इस इशू बारे में बात नहीं कर रही, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। हम जो पब्लिक डीलिंग भी करते हैं तो हमें पता है कि बहुत सारे हकायक होते हैं जो आपको नज़र आता है उसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। तो इस पे बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ तो 2 पाकिस्तान के बड़े इदारे उनके सरबराहान के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो उनको इधर आर या पार होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास लीगल फॉरम्स मौजूद हैं, अगर हमारे पास शवाहिद हैं कहीं धांधली के, हम समझते हैं कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग केस, तो फिर हम वो फॉरम्स को एग्जॉस्ट करते जाएंगे। हम भी करें, पीपल्स पार्टी भी डेटा कंपाइल कर रही है और वो इलेक्शन कमीशन को कुछ भेज दिया है, कुछ भेज रही है, और भी जमातों को शिकायत है, और होने चाहिए, हर इंसान का ये जमहूरी हक है। लेकिन मुल्क को खुदारा आगे चला लें। ये जो कौम जो बेचारी बाहर निकली है, आई मीन 47.3% वोटर टर्नआउट निकले ना, ऑलमोस्ट 50% लोग बाहर निकले ना, 50%, इसी उम्मीद पे कि इस मुल्क में एक हुकूमत आ जाए, वो हुकूमत लोगों इनके मसाइल का हल करे। और जो नया वोटर बाहर निकला है, देखिए इस वक्त जो वोटर इंक्रीज़ हुआ है, जो वोटिंग इंक्रीज़ हुई है, पीपल्स पार्टी के 18% वोटर्स इंक्रीज़ हुए हैं,
जो फाफर ने डेटा निकाला है, पीटीआई के 13% है, मुस्लिम लीग के 3% है, पीपल्स पार्टी के सबसे ज़्यादा हैं। सो दीज आर दोज वोटर्स जिन्होंने सिस्टम में एतमाद किया, जिन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि नहीं हमें जाना चाहिए, वरना ये लोग कह सकते थे यार इलेक्शन क्या आते हैं, रिग्ड होते हैं, छोड़ो, घर बैठे रहते हैं, छुट्टी का दिन है, बट दे केम आउट। उन लोगों के लिए सिस्टम को चलने दें। बिल्कुल सिस्टम को चलना चाहिए। राना साहब आपकी तरफ आती हूँ, इसकी रिमीडियल मेजर्स क्या हैं? अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, बिलखसूस उस वक्त पर जब जो इदारा इलेक्शन करा रहा है उस पर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है, जो अगेन क्योंकि क्लैरिटी नहीं आई, ही डिड नॉट कैटेगोरिकली से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सो आई स्टिल यू नो दिस हम वहाँ पे भी थोड़ी सी एस्पर्शन जो है वो है, लेकिन चीफ जस्टिस तो बहरहाल उन्होंने कहा मुल्क का अगर बड़े सबसे बड़े कोर्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है वो एक सवालिया निशान लग जाता है। तो फिर किस तरह इसकी तहकीकात कैसे होनी चाहिए? क्या फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, अगर फोरेंसिक ऑडिट भी कराना है तो वो भी किसी अदालत ने ऑर्डर देना है ना, या कोई कमीशन होगा उसी ने कराना है। तो एट द एंड ऑफ द डे घूम फिरा के जो अथॉरिटी है वो तो ईसीपी है या अदालतें हैं, इसके अलावा तो कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर गवर्नमेंट कराएगी फिर ये गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाएंगे, गवर्नमेंट कोई कमीशन इंक्वायरी कमीशन बनाएगी उस पर इल्जाम लगेगा। तो हमें ये एहसास करना होगा कि यहाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप इंटरनेशनल मीडिया को बुला के आप अपने इलेक्शंस के मामलात को वहां उछालें और आप फॉर्म 45 भी ना दिखाएं तो एजेंडा कोई और है। आपकी कोशिश है कि आप दुनिया के सामने मुल्क की साख खराब करें। देखिए, फोरम वही है हमारा। क्या 2018 का इलेक्शन जो है वो आज साबित नहीं हो गया? आज जितने एनालिस्ट हैं, जितने हिस्टोरियन हैं, वो कहते हैं कि जी आरटीएस बिठाया गया, 35 जो सारे मामला जो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने किए, सब कुछ क्लैरिटी के साथ मौजूद हैं चीजें। क्या पीएमएलएन ने उस वक्त असेंबली का हम हिस्सा नहीं बने? क्या हमने असेंबली में आवाजें नहीं उठाई? तो वो उसी प्लेटफॉर्म से ही हम गए जो था। आज भी यही हल है। देखिए, हल आप ईसीपी को अगर स्किप कर जाएंगे, अगला स्टेप अदालतें, तो अदालतों में चले जाएं। इसके अलावा तो कोई नहीं है। लेकिन ये जो इल्जामात हैं, मैं समझता हूं ये खतरनाक है। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये आदमी जो है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये इसके किस किस के साथ लिंक्स हैं। और इस तरह रिटायरमेंट से 2 हफ्ते पहले इसका जमीर जाग गया, तो 2018 में जो है इसका जमीर नहीं जागा था। आज अगर ये इल्जामात लगा रहा है, अब ये साबित करे, ये साबित ईसीपी में करें या अदालत में करें। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि इन पे जो इल्जामात लगे हैं वो उनको जो इन्होंने इल्जामात लगाए हैं वो साबित करना चाहिए। लेकिन राना साहब ये कहना कि 2 हफ्ते पहले इसका ज़मीर जागा और उससे पहले ये 18 में कहाँ था, तो ये तो निगरान हुकूमत ने जिन्होंने लगाया था इनको फिर पता होना चाहिए था ना। अगर ये पहले भी इस तरह की किसी कार्रवाई में मुलव्वस थे या इनके कोई लिंक्स थे या जो भी, तो मेरा ख्याल है किरदार कुशी से हमें जो है वो थोड़ा इज्तनाब करना चाहिए। तो इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, इंक्वायरी 100% होनी चाहिए। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। लेकिन वो इंक्वायरी कौन करेगा? मुझे तो इसके अलावा मुझे तो नहीं समझ आता। माजरत के साथ आपको याद होगा बशीर मेमन साहब ने जब रिटायरमेंट ले ली और उससे पहले उन्होंने इल्जामात लगाए, उस पर तो आप लोग बहुत खुश होते थे और फिर वो बाय द वे आपकी जमात में भी आके शामिल हो गए। लेकिन आज अगर ये रिटायरमेंट से पहले ही ये कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं जमीर क्यों जाग उठा? अजहर सिद्दीकी साहब मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छी बात है। अगर ये देखिए, बात ये है कि अगर धांधली हुई है तो उसको सब कंडेम करेंगे, मैं भी कंडेम करूंगा। लेकिन जी मुझे देखें डॉक्टर मारिया, असल मसला हमारा ये है, मैं कभी बैठता हूँ ना तो ये मेरी कोशिश होती है। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ सच बोलना चाहिए। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अगर गलत कर रही होगी ना तो अजहर सिद्दीकी का काम ये नहीं है। सिद्दीकी का हाँ में हाँ मिलाना काम नहीं। आपने देखा ना यहाँ अपना ये नून लीग का तरीका कार आपको पता नहीं। इनकी पार्टी में जजेस, रिटायर्ड जजेस, ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड जनरल, सेनेटर अब्दुल कयाम, देखे तो सही ना कि जिस दिन आगे गवर्नमेंट बनाने का ऐलान किया, पहले नवाज शरीफ आता है, फेविकॉल उन्हें जोड़ती है, फिर वो एक्स आर्मी मैन आते हैं, उसमें सेनेटर अब्दुल कयाम आता है, और उसके बाद मैं नहीं कहना चाहता बिलावल भुट्टो साहब भी आते हैं। वही तरीका है कार। देखिए, अब बड़ी वाज़ेह बात है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। जैसे बड़ी खूब फेयर बातें की हैं शमीला फारूकी ने, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जहां तक ये बात है ना कि 13% वोट बढ़ा है, वो 13% वोट इसलिए बढ़ा कि उन्होंने एंटी नून लीग बयानिया लिया। वो 13% वोट इस बात का सबूत है कि उन्होंने उनका बयानिया था एंटी नून लीग, और एंटी नून लीग के साथ बैठ के जब हुकूमत बनाने जा रहे थे, ये देखिए ना, ये सच बात है ना।
हाँ, वो जो भी आप कह रही हैं, मैं उसको अभी डिस्प्यूट नहीं कर रहा, वो तो सारा सामने है। इसका मतलब क्या है? को आपने कोई अनोखा काम तो ऐसा किया नहीं था। या तो वजह क्या थी कि आपने नून लीग की पॉलिसियों को उस तरह सपोर्ट नहीं किया था, और आप इनडायरेक्टली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान। सिद्दीक साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट है। मुझे ब्रेक का जो है वो कहा जा रहा है, प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में जो है वो मूव करेंगे, लेकिन इसको क्लोज करने से पहले ये जरूर कहा कि ये इल्जामात सिर्फ इल्जामात नहीं रह जाने चाहिए। ये वो 35 पंक्चर वाला हाल नहीं होना चाहिए, इनकी बाकायदा तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि एक इतना मेहनत एक्सरसाइज थी, इतनी मुश्किल से इस मुल्क में जो है वो इलेक्शंस हुए थे, और अगर वो उन पे इतना बड़ा सवालिया निशान लग गया है तो ये ऐसे ही जो है ना उसको जाने नहीं देना चाहिए। ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनकी खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या तफसीलात हैं, विल टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम फॉर अस। अली भाई, आज तो बड़ा एक हैपनिंग डे है। पहले आपकी जो ट्वीट्स आई उन्होंने काफ़ी हलचल मचाई, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई कमिश्नर रावलपिंडी के हवाले से उस पर भी आपसे बात करेंगे। बट स्टार्टिंग ऑफ विद योर ट्वीट्स, आपकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ और उन्होंने आपको ये बताया है कि किस पार्टी के साथ आपने इल्हाक करना है ताकि आपको आपकी नशिस्तें जो हैं, जो रिजर्व नशिस्तें हैं, वो मिल सकें। तो इस पर कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। जनाब इमरान खान साहब से बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई। मेरा तो ज़्यादा टाइम इसलिए हुआ कि जब खान साहब बाहर थे तो मैं अंदर था। और जब मैं जेल से निकला तो फिर मैंने पहले दिन ही जब मैं मर्दान निकला तो जब घर पहुंचा तो खान साहब को मैंने मैसेज किया कि मैं आ गया हूँ, और घर में मिल लिया बच्चों से, और अम्मी जान को मैं मिल लिया हूँ। अब आप हुक्म करें क्या करूँ, मैं इधर रहूँ या पहुंचूँ फौरी लाहौर? तो खान साहब ने कहा नहीं, अभी आप 1-2-3 दिन रहें, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद फिर खान साहब 5 अगस्त को, मेरे ख्याल 5 था शायद, वो गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी से पहले खान ने मुझे आखिरी जो मैसेज किया, जो जुल्म की, खान साहब ने कहा था अपने आखिरी मैसेज में कि जुल्म की काली रात जल्द सुबह में जो है वो तब्दील होगी इंशाल्लाह। खान साहब ने ये मैसेज मुझे दिया था। क्या लीडर इंतकाम लेता है, बड़ा दिल करके मुल्क का कौम का सोचता है। तो खान साहब ने फतह मक्का मॉडल की बात की। मैंने उनको याद दिलाया कि खान साहब आपने जमान पार्क में रमजान में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें आपने फतह मक्का मॉडल की बात की। जब आपसे पूछा गया कि आप क्या करेंगे पावर में आके, तो आपने कहा हम फतह मक्का मॉडल पे जाएंगे, जिस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरगुजर से कौम को और उम्मत को लेके गए। तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल हम उस तरह करेंगे। और फिर एक स्टेप आगे जाके उन्होंने कहा कि हम मुसलमान तो छोड़ें, नेल्सन मंडेला साहब ने हमारे ही फतह मक्का मॉडल को लेके ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया। खान साहब ने कहा कि हम इस मॉडल पे जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन की बात की कि इलेक्शन आप कराएं जल्दी इंट्रा पार्टी, और साथ साथ उन्होंने पार्टी का भी कहा कि जिस पार्टी में हमने आर्जी तौर पे शामिल होना है तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और उसके साथ साथ तो कुछ और बताएंगे अली भाई, कौन सी पार्टी? वही जिसके साथ आपके मुज़ाकरा दोबारा शुरू हुए हैं? पहले भी नाम आ रहा था, पिछले हफ्ते भी आप मेरे प्रोग्राम में आए थे तो मैंने आपसे कहा था क्या टॉप ऑफ द लिस्ट जमात इस्लामी है, क्या उनके ही इम्कानात हैं? बस उस पर मेरे ख्याल में हिदायत तो उन्होंने जो दी हैं, हमारे बैठे मरीम खान साहब और बशगौर साहब, उनको हमने कन्वे किया। शफी फराज साहब जो चीफ साहब ऑफिसर हैं खान साहब के, तो मैं तो हमेशा उसूल पे चलने वाला और तंजीमी आदमी हूँ, इसलिए मैंने खुद उसका ऐलान नहीं किया, ना मुनासिब था। और मैंने वो क्या ये चले मैं दोबारा वही सवाल करती हूँ जो पिछले हफ्ते किया था, जमात इस्लामी सर फहरिस्त है इस लिस्ट में जो कंसिडरेशंस थी इलाक करने के लिए? पार्टी बहुत सी जमातें उसमें हैं, बहुत सी जमातें उसमें हैं, उसमें जमात भी है, जमात इस्लामी भी उनमें से है। सर फहरिस्त कहा जा सकता है कि है? नहीं, ये मैं कहूंगा तो फिर हमारे ओहदेदारों को बताने को कुछ रह नहीं जाएगा। चले, मैं आपकी इसी जवाब में जो है वो आपका जो है वो जवाब अपना जवाब जो है तलाश कर लेती हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। आज जो कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से जो इंकशाफात हुए उस पर एक तो ये बताइए उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर मैं फिर एक चीज़ जो मुझे बड़ी हैरान कुन लगी वो ये कि जो हमारे केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं आमिर मीर साहब पंजाब के,
उनका बड़ा ही एक अजीब किस्म का जो है वो बयान आया। उन्होंने कहा कि ये आदमी जो है, ये मैं एक तो पहले इस बयान की सख्ती से तरदीद करता हूँ, ये आदमी साइकोटिक है, ये आदमी नॉर्मल नहीं है, इसका कोई अपने सियासी अज़ाइम है। मतलब एक केयर टेकर से क्या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं? ना कि ये होना चाहिए था कि वो कहते हैं कि ठीक है उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, गिरफ्तारी भी उनकी हो गई है, अब उनकी इन इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। हाउ डू यू सी दीज स्टेटमेंट्स? दे आर नॉट केयर टेकर, दे आर अंडरटेकर्स। देखिए, इतना जुल्म तो रंजीत सिंह के दौर में पंजाब पे नहीं हुआ जितना इन दोस्तों ने किया है, मोहसिन नकवी साहब के नीचे और आमिर साहब, उन सब लोगों के नीचे जो हुआ है। दे आर रिस्पॉन्सिबल। जो चादर चार दीवारी की जेलों से निकल के जेलें खा के भी हम ये क्या है। दूसरी तरफ इन लोगों का किबलाई दुरुस्त नहीं हो रहा। अगर इतना ये साइकोटिक है मोहतरम साहब, तो फिर आपने इनको लगाया क्यों? आपने इनकी जिम्मेदारी क्यों लगाई इतने बड़े काम में? सबसे पहले तो आप इस्तीफा दें कि आपको पता था साइकोटिक है और आपने फिर भी लगाया। इसका मतलब है वो तो साइकोटिक नहीं है, लेकिन फिर मतलब है साइकोटिक फिर कोई और होगा। बड़ा इल्जाम था ब्यूरोक्रेसी पे, और ब्यूरोक्रेसी में मुझे पता है, मैंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को हेड किया है, सिविल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और कैबिनेट डिवीजन एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मुझे पता है इसमें कितने ईमानदार, चटनी के साथ रोटी खाने वाले, अपनी तनख्वाह में गुजारा करने वाले 20, 22, 21 ग्रेड के अफसरान मौजूद हैं। इस आदमी ने, मुझे लगता है, उनकी तर्जुमानी की है। जो एक स्वीपिंग था ना कि सारी की सारी खुदा न खास्ता रोज सारी ब्यूरोक्रेसी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे बकाओ माले। नो, इसमें अच्छे लोग हैं, इसमें स्टैंड लेने वाले लोग अब भी हैं, बहुत बेशुमार हैं। तो अच्छा है कि ये बात सामने आई है। अब इस पे आगे क्या करना है? देखिए, इस पे आगे ये करना है कि इनको फौरी ये कहना चाहिए था कि हम इन इल्जामात की तहकीकात करेंगे। दैट वाज शुड हैव बीन अ सेन अप्रोच। एक जिम्मेदार ऑफिशियल की ये जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको, आप कौन होते हैं रद्द करने वाले? हमें तो आप पे यकीन ही नहीं है। अभी मेरे से एक और भी पूछा कि मोहसिन साहब ने इन्वेस्टिगेशन की। आप मेहरबानी फरमाएं मोहसिन नकवी साहब, आप इन्वेस्टिगेशन ना करें। आपको जो नया ओहदा मिला है अब उसमें आप मजे जो है लूटने के चक्कर में पड़े। ये काम अब जुडिशरी का है। हम यही रोना रोते थे चीफ जस्टिस साहब को, लेकिन कथा कलामी की माफी पड़ा था। उन्होंने ना सिर्फ चीफ जस्टिस को इस पे सू मोटो लें। मैं यही आपसे कहने लगी थी, मैं इसी पे आ रही थी अली साहब, कि ना सिर्फ उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसमें मुलव्विस करार दिया है, बल्कि चीफ जस्टिस का भी नाम लिया है। नाउ इट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि चीफ जस्टिस क्या किसी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो सवाल या निशान तो उन्होंने इन कुव्वतों पे भी, इन जो ओहदे हैं उन पर भी जो है वो लगा दिया है। देखिए, यही वो रोना था जो हम मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के अदालत हमारे वकला रोते थे। और एक जायज पिटिशन पे बैरिस्टर उमर साहब को काफी कुछ सुनना पड़ा। और पिटिशन क्या थी? वो ये थी कि अगर मैं फर्ज करें अपनी बहन डॉक्टर मारिया जुल्फिकार के साथ प्रोग्राम में हूं और मेरा कोई वकील ये कहे कि हमें डॉक्टर मारिया आप या आपकी टीम पे एतमाद है, हमें उन और लोगों के हवाले ना करें, तो ये तो आपकी इज्जत अफजाई है, बेतौकीरी तो नहीं। तो हमारे वकला ने जुडिशरी को ये कहा कि हमें आप पे एतमाद है, हमें आरोज के हवाले प्लीज ना करें। वो इंतजामिया के जरिए असर होंगे उस पे हमारे काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब को वो अच्छा नहीं लगा। 2013 का इलेक्शन का भी तो एक एक्सपीरियंस था ना, आरोज का इलेक्शन, आप लोगों ने भी जुडिशरी पे जो है वो इल्जाम लगाए। आज तो हम 2022-24 की बात कर रहे हैं ना। आज हम विंडिकेट हुए हैं। जो आरोज ने किया है, लोगों को ऑफिस से निकाला है, उनके ऑफिस में लोगों के फॉर्म छीने गए हैं। मेरे जैसा बंदा जो 2 बार इलेक्ट हुआ, मैं हमेशा लॉ अबाइडिंग मैंने बात की है कि लॉ के अंदर रहे। मेरे कागजात जो है किस चीज पे नामंजूर किए आपको पता है? मुझे याद है, मुझे याद है, आप आए थे प्रोग्राम, मुझे याद है। इनिशियल डॉक्यूमेंट्स जो मेरे रिजेक्ट हुए, फिर हाई कोर्ट में मुझे जाके रिलीफ देना पड़ा। हमारी आरओ साहिबा ने ये कहा कि आपके पास टिकट नहीं है पार्टी का। और भाई, आप स्क्रूटनी स्टेज पे कौन टिकट जमा करता है? वो तो जब आप कागजात ओके करते हैं फिर आप कहते हैं कि आप अपना पार्टी टिकट लेके आए। तो इस इतने फ्रिवल चार्जेस पे असल बात क्या हुई? असल बात ये हुई कि यही हम कहते थे कि ये इलेक्शन आरोज के इंतजामिया के हवाले ना करें। मोहसिन साहब और बाकी जितने और भी जितने इंतजामिया एक चीज और बताइए, हमें एतमाद क्या नहीं है। मौलाना जुडिशरी के नीचे होना चाहिए। बिल्कुल, मौलाना साहब के हवाले से कोई बात हुई आपकी खान साहब के साथ? वो के कल मौलाना साहब ने कुछ अपने बयानात की तरदीद भी की है, बट कोई बातचीत हुई आपके साथ उनके साथ कलेक्टिव कोई एहतजाज करने की? जी जी जी, वो बताइए जरा। पुरअमन एहतजाज की भी उन्होंने बात की और मौलाना साहब के हवाले से भी बात हुई है। उन्होंने स्पेसिफिकली सिर्फ मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं की थी। उन्होंने ये कहा है कि आप सबसे एंगेज करें। खान साहब ने डायलॉग की बात की है और मैं खुद डायलॉग पे यकीन रखने वाला आदमी हूँ। तो अच्छा है कि सबसे पाकिस्तान के तो अली मोहम्मद खान साहब, डायलॉग अगर सबसे अगर करें, डायलॉग अगर सबसे करें तो क्या उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है? डायलॉग उनके साथ हो सकता है? क्या हुकूमत साजी के लिए भी डायलॉग हो सकता है, या डायलॉग सिर्फ
चीज़ें जो है वो एक पुरअमन सिमत में ले जाने के लिए जो है वो है कि डायलॉग सबसे हो सकता है, लेकिन हुकूमत में हम नून या पीपल्स पार्टी के साथ इसलिए नहीं बैठ सकते कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ही पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है उसमें उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। और जरदारी साहब की हुकूमत 5 साल की, मियाँ साहब की 5 साल की, 13 से 18, उससे पहले मियाँ साहब 2 बार वजीर आजम बने, उसके बाद उनके भाई बने, एक ही खानदान है जी कर रहा है। तो आप मुझे बताएं 75 साल पहले जब मुल्क बना था और मुत्तहिदा के हवाले से 2 खानदानों के लिए बना। मुत्तहिदा के हवाले से तो कल कोई बात नहीं हुई, लेकिन माजी में तो हमारे साथ वो हुकूमत में रहे। और अगर मेरी अभी ये जाती राय है, खान साहब ने इस पे कल हमारे साथ कोई बात नहीं की, लेकिन अगर मौलाना साहब से बात हो सकती है तो मेरी जाती राय है कि अगर कराची की लीडरशिप को एतमाद में ले लिया जाए, कराची की लीडरशिप को एतमाद में ले लिया जाए तो फिर MQM से भी बात पाकिस्तान के मफाद में हो सकती है, लेकिन वो जब खान साहब इजाजत दें और कराची एक चीज सिर्फ मैं बिल्कुल वाइंड अप कर रही हूँ सेगमेंट को। जो ये खबरें आ रही थी, खान साहब ने 3 पार्टीज का नाम लिया है, पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM उस लिस्ट में शामिल नहीं है जिसके साथ उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते हुकूमत साजी के लिए। इस पे जरा कैटेगोरिकल जवाब दे दीजिए जी। पहले उन्होंने जो हमारे दोस्त आए थे उन्होंने कहा था कि नून और पीपल्स पार्टी और MQM का उन्होंने रोका से ना करें, लेकिन हमारे साथ जो गुफ्तगू हुई है उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी नून का कहा, MQM के बारे में उन्होंने कल गुफ्तगू नहीं की। तो जो उनका जो पहला स्टेटमेंट है वही ठीक है जो हमारे दोस्तों ने किया है कि MQM से भी ना करें। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मौलाना साहब से बात अगर मौलाना से हो सकती है तो मुत्तहिदा से भी हो सकती है। अली मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ऑन दैट नोट वील क्लोज टुडेज प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।